हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीटेट दिसंबर 2023 के लिए सीडीपी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र या बाल विकास मनोविज्ञान के नाम से जिसे जानते हैं हम। तो हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे सीडीपी के, जो कि आपके सीटेट दिसंबर 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, समझते हुए हम उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई हूँ। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन से है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम सतत और व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से खाली स्थान को बढ़ावा देना है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट प्रमोटिंग, मतलब कहने का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो है वो किसको ज़्यादा प्रमोट करता है। आप सभी जानते हैं कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक बच्चे के मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसको वो क्या करता है, प्रमोट करता है। इसके लिए वो हर तरह के, हर बच्चे को हर इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ वो अपनाने की को बढ़ावा देता है, ताकि हर बच्चे को हर तरह से पूर्ण रूप से उसे शिक्षा के अलावा, शिक्षा के साथ साथ उसे उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कंपटीशन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, ये गलत है। प्रतियोगिता बच्चों के बीच, मतलब ये भावना रखना वो गलत होता है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता, यानी कि सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस अमंग द चिल्ड्रन, ये इसको नहीं देखा जाता है। स्कॉलिस्टिक को भी देखा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, समावेशी शिक्षा, हाँ, ये सब कुछ इंक्लूड करता है। देखिए, एक पढ़ने वाला बच्चा, एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज, या किसी भी तरह से विशिष्ट बालक हो, इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ हो, मतलब जिन्हें किसी भी तरह से फिजिकली जो कोई भी परेशानी हो, उन सभी बच्चों को शामिल करते हैं, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो और वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इसीलिए हर तरह के बच्चे को एक ही क्लासरूम में उसकी ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग उसकी जो ज़रूरत है, नीड है, उसको केटर करते हुए, उसको फैसिलिटेट करते हुए उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, यही एक एम, सबसे मेन एम है आपका एजुकेशन का। और कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि CCE जो है, इसी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा, मतलब टीचर के बीच कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। जब एजुकेशन में बच्चों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे शिक्षक की तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं होगी। आपका C नंबर जो है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर वाइगॉट्स्की, when adult alter the support in order to improve the child's existing level of performance, it is known as। देखिए, ये क्वेश्चन है लेव वाइगॉट्स्की जी का। ठीक है, वाइगॉट्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के मौजूदा स्तर को बेहतर बनाने के लिए समर्थन में बदलाव करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, क्या होता है, एक लेवल है जो बच्चा खुद कार्य कर सकता है। ये जो लेवल है, यहाँ बच्चा इस लेवल तक नहीं पहुँच सकता, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट है। ये जो लेवल है, यहाँ बच्चा कर सकता है, लेकिन उसको एक पाड़ या मचान, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है, अडल्ट की हेल्प, जो टेम्प्रेरी हेल्प होती है, इसकी ज़रूरत है। और इन दोनों के बीच का ये जो जोन है, उसे क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये टॉपिक मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है लेव वाइगॉट्स्की जी का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसमें। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि अगर एक जब अडल्ट जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है बच्चे के एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग यहाँ पर नहीं होगा, असाइमुलेशन भी नहीं होगा, ये पियाजे जी के द्वारा दी गई है। एकोमोडेशन भी नहीं होगा, ये भी पियाजे जी के द्वारा दी गई है। हमारा आंसर है स्कैफोल्डिंग, उसे हम मचान कहते हैं। क्या कहते हैं,
टेम्पररी हेल्प को हम क्या कहते हैं? मचान कहते हैं, जिसे हम स्कैप फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, with reference to Piaget's key idea, the realization that object or set of objects stay the same even when they are turned around or made to look different is defined as। प्याजी जी के प्रमुख विचारों के संदर्भ में यह एहसास कि वस्तुएं या वस्तुओं का समूह वही रहता है, भले ही उन्हें घुमाया जाए या अलग दिखाने के लिए बनाया जाए, इस प्रकार को हम क्या परिभाषित करते हैं? तो देखिए, ये जो 2 कॉइन है, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 5 कॉइन और ये 5 का नोट। अगर ये बच्चे को आप पूछते हैं ये 5 जो कॉइन है मतलब 5 रुपये ज़्यादा है या ये 5 का एक नोट ज़्यादा है, बच्चे में अगर ये समझ आ गई कि ये 5 कॉइन भी 5 रुपये है और ये 5 रुपये का एक नोट भी 5 रुपये है, दोनों बराबर है, और वो ये बात आपको बता सके कि ये और ये दोनों इक्वल है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। बच्चे में वो समझ आ जाती है कि कोई चीज़ का जो शेप है अगर चेंज कर दिया जाए या उसका जो देखने का जो तरीका है वो अलग, ऑब्जेक्ट का वो चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो सेम ही रहता है, इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को वो समझ जाए, तो उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि कई बार बच्चे से पूछते हैं ना कि एक बड़ा, अगर बच्चे में कंजर्वेशन नहीं आता है, पूछा जाए कि ये बड़ा ग्लास में, ठीक है, इतना पानी है और ये छोटा ग्लास में इतना पानी है, ठीक है, पूरा फुल पानी है, तो वो क्या बोलेगा कि ये ज़्यादा है, ये कम है। उसमें ये सेंट्रेशन नहीं आएगा कि ये ग्लास बड़ा है इसीलिए ये इससे ज़्यादा है ना। तो कंजर्वेशन जो प्रोसेस होता है जब बच्चे में आ जाता है, मैच्योर हो जाता है, कंजर्वेशन प्रोसेस के माध्यम से ही वो इन चीज़ों को समझ सकता है। तो यही पूछा गया है कि पियाजे जी जो ये बात कहते हैं कि जब बच्चे में ये समझ आ जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम रहता है, अगर उसको उसके लुक को चेंज कर दिया जाए या उसके साइज़ को चेंज कर दिया जाए फिर भी वो सेम है, ये बात की जब समझ आ जाती है तो कौन सा स्टेज होता है? वो कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th नंबर, while attempting to solve jigsaw puzzle, a 5-year-old केतन says to himself, एक 5 साल का बच्चा है केतन नाम का, जिक्सॉ पजल सॉल्व कर रहा है। उसे सॉल्व करते हुए वो क्या कह रहा है? अपने आप से बात कर रहा है, आई मस्ट फाइंड द येलो पीस, द राउंड वन नॉट द स्क्वायर। मुझे येलो पीस चाहिए, येलो पीस मुझे ढूंढना है, नहीं है ना, द राउंड वन मतलब गोल वाला, नॉट द स्क्वायर वन। येलो पीस का मुझे राउंड वाला ढूंढना है, नॉट द स्क्वायर वन, बिकॉज इट विल कम हियर एंड कंप्लीट दिस गैप, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा, जो पजल सॉल्व कर रहा है वहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ये आएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अपने आप से बात कर रहा है। तो आपको सभी को पता है लेव वाइगोत्स्की जी उसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की रेफर टू सच टाइप ऑफ टॉक एज। अब ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। एक जिक्सॉ पहेली को हल करने का प्रयास करते समय 5 वर्षीय केतन खुद से कहता है, मुझे पीला टुकड़ा ढूंढना होगा, गोल वाला या चौकोर वाला नहीं, क्योंकि यह यहाँ आएगा और इस टोपी को पूरा करेगा। वाइगोत्स्की जी के इस प्रकार की बातचीत को क्या संदर्भित कहते हैं? तो ये मैंने डिटेल में आज जैसा कि आपको फिर बोल रही हूँ कि आप जाके सीडीपी की प्लेलिस्ट में देखिए, लेव वाइगोत्स्की जी का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसको मैंने डिटेल में आपको समझाया। तो उसमें अगर जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है और अपने आप से बात कर रहा है तो वो अपने आप को निर्देश दे रहा है, अपने कार्य को गाइड कर रहा है, ठीक है, दिशा दे रहा है कि इस कार्य को और किस तरह से किया जा सकता है, तो उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ये जो वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने इस बात को क्या कहा था? निज वाक्य कहा था, प्राइवेट स्पीच कहा था। तो आंसर आपका हो जाएगा प्राइवेट स्पीच, सी नंबर, क्योंकि वो अपने आपसे बात करके अपने कार्य के लिए दिशा प्रदान कर रहा है ना, निर्देशित कर रहा है अपने कार्य को। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पियाजे जी के अनुसार फर्स्ट स्टेज जो डेवलपमेंट की होती है 0 से बर्थ अबाउट 2 years एज, अ चाइल्ड लर्न बेस्ट। पियाजे जी के अनुसार विकास के पहले चरण जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे अच्छा सीखता है, ठीक है। कैसे सीखता है? लेकिन 0 से 2 years तक जब वो सीखता है तो कैसे सीखता है? तो वो बाल्य शैशव अवस्था होती है और आप सभी को पता है कि उसमें वो क्या करते हैं? सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, इसलिए सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। तो बाय यूजिंग द सेंसेस 0 से 2 साल बच्चा शैशव अवस्था में होता है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। इसीलिए
अपने इंद्रियों से सीखता है ना, अपने हाथों से, अपने सेंसेस से, छू के, देख के, आँखों से, आँखों को गोल घुमा के, यहाँ वहाँ घुमा के, हाथों का की जो मांसपेशियाँ है मतलब पकड़ के उसे, तो इस तरह से वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, सेंसेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 6th नंबर, व्हेन डज समेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस। आप सभी को पता है ना, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन होता है, दो तरह की इवैल्यूएशन होते हैं सीसीई में, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है या इवैल्यूएशन होता है वो कब होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, जैसे कि वीकली टेस्ट या फिर रोज कोई क्विज पूछ लिया गया टीचर से, या ठीक पढ़ाया एक चैप्टर, उसके बाद उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया और तुरंत फीडबैक दिया, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर समेटिव असेसमेंट की बात की जाए तो एनुअल एग्जाम को बोला जाता है, जो लास्ट में होता है, जिसमें फीडबैक का कोई स्कोप नहीं होता है, वो सिर्फ रिजल्ट के लिए होता है, एकेडमिक रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे वही चीज पूछा गया है, व्हेन डज समेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस, योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। ड्यूरिंग द ईयर में क्या आ जाता है, फॉर्मेटिव आ जाता है। ठीक है, और एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, एट एनी टाइम यहाँ पर नहीं होगा। समेटिव असेसमेंट की बात की जाएगी तो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, जो आपका एनुअल एग्जाम होता है, ठीक है, जो एकेडमिक रिजल्ट को शो करता है, वही आपका समेटिव क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। इसमें फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी नहीं होता है, क्योंकि सीधे रिजल्ट देगा, उसके बाद थोड़ी बोलेगा कि नहीं अभी आप नेक्स्ट ईयर अच्छा करना, मतलब नेक्स्ट ईयर अच्छा करना बोलेंगे, लेकिन सपोज बच्चा अगर बहुत कम अचीव किया है स्कोर, तो कोई स्कोप नहीं है ना फिर से। अगर जैसे कि वही अगर टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली हो रहा है, तो हम बच्चे को फीडबैक देते हुए कह सकते हैं कि एनुअल में अच्छा स्कोर करना है, इम्प्रूव करना है, जहाँ जहाँ आपकी वीक है एरियाज़ हैं। बट अगर समेटिव इवैल्यूएशन की बात की जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो एकेडमिक रिजल्ट को शो करता है, जो आउटपुट होता है उसको, इसीलिए एट द एंड ऑफ द ईयर कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर को स्कॉलेस्टिक एरियाज, निम्नलिखित में से कौन सह शैक्षणिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, स्कॉलेस्टिक तो एकेडमिक होता है, जो पढ़ाई सब्जेक्ट ये सबसे रिलेट करता है। को स्कॉलेस्टिक क्या होता है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो आपका एटीट्यूड है, स्किल है, गेम्स वगैरह जो है, एक्स्ट्रा जो टैलेंट है आप में, जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं, लाइफ स्किल को सीखते हैं, वोकेशनल चीज़ों को सीखते हैं, वो आपका को स्कॉलेस्टिक होता है। अब इनमें से पूछा गया है, इस सब जो आपका ऑप्शन है उसमें पूछा गया को स्कॉलेस्टिक एरिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो मतलब को देखिए, स्कॉलेस्टिक जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है, और को स्कॉलेस्टिक क्या होता है, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, को करिकुलर होता है। तो इनमें से, इन ऑप्शन में से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर को स्कॉलेस्टिक। को स्कॉलेस्टिक में कौन सा नहीं आता, तो को स्कॉलेस्टिक यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो लाइफ स्किल जो है एक्स्ट्रा करिकुलर है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ वगैरह, जो आपके जो विचार हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ये सबको देखा जाता है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो दूसरों के साथ, आपके आपसी संबंध कैसे हैं, टीचर को आप कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो, बाहर में मतलब सोशल इंटरेक्शन आप कर रहे हो, स्कूल में बच्चों से कैसे है आप, कितने एम्पैथेटिक हो, सिंपैथेटिक हो, ये सब एटीट्यूड और वैल्यूज़ में आता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर में ही आता है, तो ये को स्कॉलेस्टिक हो गया। सब्जेक्ट जो है एकेडमिक होता है, यानी स्कॉलेस्टिक होता है, प्योर एकेडमिकली होता है, शैक्षणिक होता है, स्कॉलेस्टिक होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर को स्कॉलेस्टिक। तो को स्कॉलेस्टिक यानी सह शैक्षणिक होता है, लाइफ स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं पूछना मतलब नॉट दिया है, इसको ध्यान रखेंगे, नॉट बोला है यहाँ पर, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि को स्कॉलेस्टिक एरिया में नहीं आता। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ NCF 2005 इज, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है, तो NCF 2005 का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है ना। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से दे सकता है, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, NCF का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, which of the following think while considering children active seekers of knowledge stresses the role of cultural and social content in their thinking। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक बच्चों को ज्ञान का सक्रिय साधक मानते हुए उनकी सोच में सांस्कृतिक और सामाजिक सामग्री की
का पर जोर देता है। ये आप सभी को पता है कि एक ही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि बच्चों का जब विकास होता है नॉलेज का, जब वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ढूंढते हुए चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, उत्सुक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव सीकर होते हैं, मतलब हर चीज़ उन्हें जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, और उस उत्सुकता में जब वो सीखते चले जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कल्चरल एंड सोशल, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक। ये बात एक ही व्यक्ति कहते हैं और आप सभी को पता है वो कौन कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की जी। इनका यही मानना है और इनकी थ्योरी का नाम इसीलिए है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी का नाम ही यही है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। कहने का मतलब है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। Who among the following is of the view that it is essential to understand the impact of cultural framework and social process on a child's thinking? निम्नलिखित में से किसका विचार है कि बच्चे की सोच पर सांस्कृतिक ढांचे और सामाजिक प्रक्रियाओं का प्रभाव समझना आवश्यक है? तो यही क्वेश्चन देखिए अदर फॉर्म में पूछा है जो अभी इससे पहले हमने देखा, कल्चरल और सोशल जो कंटेंट के बारे में, मतलब कि बच्चा जब अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है तो समाज और मतलब सांस्कृतिक जो सिद्धांत होते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। समाज से वो बहुत ज़्यादा सीखता है और जो संस्कृति है, समाज के अंतर्गत जो संस्कृति आती है, सोशल लर्निंग और कल्चरल लर्निंग, उस पर बहुत ज़्यादा उसकी थिंकिंग पे प्रभाव डालता है। ये बात वाइगोत्स्की जी कहते थे। इसी क्वेश्चन को देखिए अलग पैटर्न में पूछा है, इसीलिए मैंने इसे रखा है कि किस तरह से अलग अलग पैटर्न से पूछे जाते हैं लेकिन मीनिंग वही रहता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यही बात पूछी गई है। ठीक है, कि कल्चरल फ्रेमवर्क या सोशल प्रोसेस जो होता है बच्चे के लर्निंग में, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इम्पैक्ट डालता है। ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये लेव वाइगोत्स्की जी के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट दिसंबर 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसे आज मैंने आपको समझाया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप जो प्लेलिस्ट है उसको जाके देखिए। मैंने सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की जी का, जीन पियाजे जी का, इंक्लूसिव एजुकेशन, मल्टीलैंग्वेलिज्म, ये सब कुछ का वीडियो मैंने डाल रखा है। आपको सीडीपी के अलावा ईवीएस, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी और मैथ्स के बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। प्लीज़ आप उसे जाके चेक कीजिए, देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।